Arvind ji for putting together this wonderful group of young boys and girls. Thank you, Professor Rajiv, for all the good work you are doing. Thank you, Shruti ji, for leading the startup mission from Delhi. All the faculty members, students of BHU, and startup entrepreneurs. I had an interaction with startups in Banaras probably 3 or 4 years ago. I don't recall exactly when, but at the, what is that textile hub called? Hastkala Sampur. And I was amazed that in such a faraway place, we have so much enthusiasm amongst the children for seeding their own business, their own venture. And this time I thought it would be good to come to an actual incubation center, meet with the leaders who are helping our young startups and interact with some of you. And indeed I'm delighted that this center is currently supporting several startups. We have over 263 startups who are registered with the DPIIT, that's the industry ministry, from Varanasi alone. And when I look at UP as a whole, we have about 7,491 startups registered in UP alone, out of roughly 81,500 startups that are registered with our ministry. Now in the next few days, let us see who are the 9 who add to this 7,491 and make the magic figure of 7,500. And it's very appropriate in the 75th year of independence, UP will have 7,500 startups. Maybe to encourage some of your incubators if anybody has not yet registered. You know, I'm very happy to be here for one more reason. ये बनारस तो बोला ही जाता है कि ज्ञान की नगरी है, तो मेरे व्यक्तिगत परिवार के लिए तो इस नगरी का बहुत विशेष स्थान है, क्योंकि मेरे पिताजी यहीं से पढ़े हुए हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। मैंने अपना मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तभी ड्यूअल डिग्री होती थी शायद, आजकल है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। उस जमाने में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ड्यूअल डिग्री होती थी। 1949 में यहाँ से पढ़ के निकले और मैं समझता हूँ कि हमारा परिवार तो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे भी ऋणी रहेगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, क्योंकि एकदम गरीब परिवार से स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करने के बाद अम्बाला में उनको मौका मिला बनारस आने का, मौका मिला यहाँ पढ़ने का, यहाँ से ज्ञान प्राप्त करने का, और फिर मुंबई जाके एक करियर बनाने का। पर उस जमाने में एंटरप्रेन्योरशिप और शायद रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन, इसके ऊपर इतना जोर नहीं रहता। एक साधारणतः व्यक्ति पढ़ाई करता था, पढ़ाई के बाद नौकरी, अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो फिर नौकरी के बाद कभी कोई बिजनेस की सोचना। बिजनेस वो लोग करते थे जो पढ़ाई नहीं करते। साधारणतः पढ़ लिखने के बाद नौकरी नहीं करना, ये अजीब और गरीब स्थिति लगती। लेकिन 2016 के बाद जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और वो तो आपके ही अपने हैं, बनारस के ही हैं, उन्होंने जब स्टार्टअप इंडिया का विजन देश के सामने रखा और इस प्रोग्राम को लॉन्च किया, मैं समझता हूं आज देश के हर युवा युवती में ये जिज्ञासा पैदा हो गई है, ये इच्छा पैदा हो गई है कि मैं भी कुछ यूनिक
मैं भी कुछ नया काम, मैं भी कुछ ऐसी चीज खोजूं जो लोगों के जीवन में काम करना हो या जीवन व्यतीत करना हो, उसको सरल बना सके। आखिर स्टार्टअप है क्या? कोई बताएगा स्टार्टअप क्या है? वो मशीन का डेफिनेशन जो 3 इडियट्स में था, ऐसा कोई टेक्निकल डेफिनेशन मत देना। याद है ना मशीन का डेफिनेशन आमिर खान, वैसा डेफिनेशन मत देना। अगर स्टार्टअप आपको डिफाइन करना हो भाई साहब, यू यंग मैन द लिटिल बियर्ड, नहीं आपको पूछा। हाँ स्टार्टअप रूटीन बिजनेस से अलग होता है, ओके यूनिक आइडिया पे ये काम होता है और उन सारे पहलुओं पे काम होता है जो अभी तक अनसुने हैं, जिनको समाज में ले जाया जा सकता है। स्टार्टअप यूनिक आइडिया पे ही काम होता है, रूटीन बिजनेस से एकदम अलग होता है। बहुत बढ़िया। आप कोई खड़े हुए थे पीछे, बोलो आप क्या बताना चाह रहे थे? It's a problem to a solution. सर बहुत सारे लोगों को अगर प्रॉब्लम, कम्युनिटी को एक प्रॉब्लम होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए सर एक सॉल्यूशन को फाइंड किया जाता है। इसको स्टार्टअप के तौर पर हम लोग देखते हैं। गुड, वेरी गुड। Anybody else has any other offering? I think that, हाँ बताएं। सर ऐसे कोई भी आइडिया जिससे समाज में और पूरे स्टेट में, कंट्री में एक रिवॉल्यूशन ला दे रिगार्डिंग जॉब क्रिएशन, रोजगार का, या फिर इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ भी ऐसा जो कि पूरे कंट्री को इफेक्ट करे और ब्रॉडली इफेक्ट करे, और जिसका नाम जो है दूसरी कंट्री भी ले कि हाँ ये काम इंडिया में हुआ है, दैट वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टार्टअप। हाँ बताएं। Sir, there are many ways through which we can make living being existence better by the terms of innovation, invention and association in different domains with a problem and with a solution. बहुत बढ़िया। Anybody else? कोई ऐसा इनोवेटर किसी प्रॉब्लम का एक बढ़िया सॉल्यूशन निकाले, मुझे लगता है सर वो स्टार्टअप। Correct. Absolutely. बोलना चाहते हैं? नहीं। हमारी बहनों को क्या हो गया आज? सर लाइफ में हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है, उसके बाद उसकी हमें सॉल्यूशन की जरूरत पड़ती है। तो जो कोई बंदा उस सॉल्यूशन को ढूंढ पाता है, उसके लिए जब काम करता है, उसी को करते हैं स्टार्टअप। बहुत बढ़िया। हाँ भाई साहब। इन्वेंशन, इनोवेशन या प्रोसेस इनोवेशन, या टाइम सेविंग हो, या उसमें आपका पैसा बच रहा हो, या कुछ नया इन्वेंशन हो, अगर लेकर के आते हैं समाज को फायदा हो या उनका टाइम बचे, तो स्टार्ट करें। बहुत बढ़िया। प्लीज। Sir, a very genuine solution to any problem using minimum resources and sustainability to solve that, sir, would be a startup. परफेक्ट। मुझे लगता है ऑल आर राइट। मुझे अभी तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिखा जिसने कुछ चीज ऐसी बोली हो जो रियली स्टार्टअप को नहीं डिफाइन करता। हाँ भाई साहब बोलिए। Sir, it is a strategic act which really caters the need of the society. जी बहुत बढ़िया। सर फिलिंग द होल, लाइक हर जहाँ एक कमी है, उस कमी को जब कोई फिल करता है तो वो पूरी होती है, तो वो एक स्टार्टअप होता है। घर में भी होता है, कम्युनिटी में भी होता है, किसी भी ग्रुप में होता है। बहुत बढ़िया। Sir, हाँ बेटा। sir, according to me, I think that startup is an idea. It begins from within, and then we shape it and bring it to the society. We fulfill the gap, and then we take it to the next level, to the country and to the society, and we cater to the needs. बहुत बढ़िया। एक्सीलेंट। प्लीज। स्टार्ट करिए और अब से कोई भी चीज चालू करिए, किसी भी क्षेत्र, कहीं पे भी, छोटा व्यापार हो, बड़ा व्यापार हो, सामाजिक संस्था हो, चाहे कहीं है, जिस भी चीज को हम शुरू कर सकते हैं और उसको ऊपर तक ले जा सकते हैं, वही स्टार्टअप। बहुत अच्छा। So I think लगभग सबकी बातें सुन के इतना तो क्लियर हो गया कि स्टार्टअप की कोई टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है, कोई ऐसा किताबी मतलब नहीं है। इसके अलग अलग पहलू हो सकते हैं। चाहे किसी ने इनोवेशन की बात की, किसी ने
इसमें से एंटरप्रेन्योरशिप की बात की और जीवन को आगे ऊपर लेके जाने की बात है, किसी ने प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात की, किसी ने एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो आज पूरे विश्व के सामने है, सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज, उसके समस्या से निजात पाने की बात की। लगभग जो सारांश निकलता है सबकी बातों का, वो मोटा मोटा ये बताता है कि कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, किसी के ध्यान में आती है, उसके ध्यान में आती है तो उसके मन में पहले तो ये इच्छा होनी चाहिए कि मैं उस प्रॉब्लम के ऊपर काम करूं, हिम्मत होनी चाहिए कि मैं फेल होने को भी तैयार हूं। तो जरूरी थोड़ी है कि हर स्टार्टअप सक्सेसफुल हो। और साइंस और रिसर्च का तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि आप शोध करते रहो। कई लोग तो वर्षों वर्षों तक शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, पर सोल्यूशन मिलने में जिंदगी निकल जाती है। कई बार जिंदगी निकल जाती है, सोल्यूशन नहीं मिलता है। दैट इज साइंस, दैट इज रिसर्च। पर वो जिज्ञासा है, वो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी बोलते हैं इसको, वो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी आज के युवा युवती में है। और समस्याएं तो रोजमर्रा की हमें हजारों देखने को मिलेंगी, लाखों देखने के मिलेंगी। एक वाक्य है जो कई बार कहा जाता है, there will be a billion problems but there are a billion solutions for those problems। और समस्याएं व्यापार में हो सकती है, समस्याएं हमारी दिनचर्या में हो सकती है, डे टू डे लिविंग, बिजनेस। किसी ने समाज की बात की, उसकी समस्या हो सकती है, गरीबी समस्या बड़ी है जिसके विरोध हम सब काम कर रहे हैं, और शिक्षा बड़ी समस्या है। कई लोग एडटेक के माध्यम से, और खासतौर पे कोविड में तो हमने देखा कि कैसे डिजिटल एजुकेशन और हमारे नए स्टार्टअप्स, यंग बॉयज एंड गर्ल्स ने चालू रखी शिक्षा की प्रणाली को कोविड महामारी के बावजूद। फाइनेंस की दुनिया में कहा करोड़ों लोगों के पास बैंकिंग सिस्टम के साथ जुड़ाव नहीं था और मनी लेंडर्स के ऊपर निर्भर रहते थे, खासतौर पे हमारे किसान भाई बहन। और अनाप शनाप पैसा, ब्याज देना पड़ता था, जिसके सामने हमारे फिनटेक्स ने इतने सॉल्यूशंस लाए हैं कि आज दुनिया की सबसे ज्यादा डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भारत में होती है। पिछले वर्ष करीब 48 बिलियन ट्रांजैक्शंस सिर्फ भारत में। 48 बिलियन would translate to how many crore? 480 crore transactions. Is that right or I made a mistake? I think I made a mistake. Billion is 1,000 million, which is 100 crore. That's 4,800 crore transactions India has made in the last year. 4,000. पिछले महीने 6 बिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हुए, 600 करोड़ ट्रांजैक्शन लास्ट मंथ। कल्पना करिए, व्हाट इज द स्केल वी आर टॉकिंग। यानी ये गांव-गांव तक पहुंच गया है कि आज अपना मोबाइल फोन लो और फटाफट पैसा ट्रांसफर करो, देना है लेना है जो भी। क्या हम आज से 5 साल 6 साल पहले कल्पना भी कर सकते? मुझे लगता है आज भी लोगों को ध्यान नहीं है कितना बड़ा रेवोल्यूशन है। ये संभावनाएं आज हम सबको दिखने लगी, हम सबका आत्मविश्वास बढ़ा है। किसी ने एक अच्छी बात करी कि प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन तो ठीक है, पर वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होने चाहिए। वहां किसने बताया था? और अभी जितने डेफिनेशंस आए ना, ये सब करेक्ट है। आप सबको जोड़ दो तो भी और 2-4 चीजें जुड़ सकती है। ये बढ़िया बात है स्टार्टअप शब्द की भी और स्टार्टअप के कल्पना की भी, कि कॉस्ट इफेक्टिव भी, शायद बहन ने भी कहा था, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए।
या कोई तकलीफ आ रही है, तकलीफ का आप इतना महंगा सोल्यूशन निकाल दो कि वो सोल्यूशन प्रैक्टिकल ही ना हो, काम का ही नहीं हो किसी को। पर पहले सोल्यूशन निकल जाए, उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के भी कई तरीके होते हैं। आपको ध्यान होगा वो एलईडी बल्ब आखिर जो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स वगैरह हो तो आपके ध्यान में होगा कि जो पुराना वो लट्टू बोलते थे उसको, जो इनकैंडेसेंट बल्ब होता था, उस बल्ब में अगर हम 60 वॉट का बल्ब लें तो उसका इक्विवेलेंट करीब 8-9 वॉट का एलईडी बल्ब बनता है, राइट? या 100 वॉट का अगर हम पुराना बल्ब लें तो 12 वॉट के एलईडी बल्ब में 100 वॉट के बल्ब से ज्यादा बिजली आती है। मोर लुमिनेशन इन अ 12 वॉट बल्ब जिसकी पावर खपत 12 वॉट सिर्फ होगी प्रति घंटा। इट गिव मोर लाइट देन अ 100 वॉट ओल्ड इनकैंडेसेंट बल्ब विद दैट फिलामेंट, क्या था, टंगस्टन फिलामेंट। आई एम नॉट एन इंजीनियर, तो कुछ गलती हो जाए तो माफ करना। अब ये इनोवेशन थी, नई चीज थी, पर देश में सब जगह फैल नहीं रही थी। क्यों नहीं फैल रही थी? क्योंकि इसका कॉस्ट इतना प्रोहिबिटिव था कि साधारणतः आदमी जाता है, 25 रुपए का बल्ब मिलता था, 30 रुपए का, वो लेके आ जाता था, चाहे वो हर 6 महीने में बिगड़ जाए और 6 महीने बाद नया बल्ब लेना पड़े। और एक जमाने में उत्तर प्रदेश की तो बिजली की हालत ऐसी थी, मैं ये तो बहुत अच्छा है, इतनी आजादी थी तो लोग खुश हो गए। मैंने तो यही सुनता था कि जाना तो नक्की है, आएगी कब वो तो भरोसा ही नहीं। क्योंकि जब मैं बिजली मंत्री के नाते आता था तो ये पीड़ा सभी व्यक्त करते थे। और मुझे लगता है जो कल्पना के बाहर काम हुआ है गत वर्षों में, जो आज गांव-गांव तक, घर-घर तक 24 घंटे बिजली पहुंची है, और शायद बिजली नहीं पहुंची होती तो हम कोविड भी पार नहीं कर पाते। इमेजिन करो अगर देश में हर घर तक, हर गांव तक मोदी जी बिजली नहीं लेके गए होते तो परिस्थिति क्या होती। कोविड, खैर एलईडी बल्ब की बात कर रहा था, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब ये बल्ब तो अच्छा है, 8 वॉट 12 वॉट में आपको इतनी बिजली दे देते, बिजली की सेविंग इतनी हो सकती है कि साधारणतः एक घर में 200-250 रुपए की मंथली सेविंग हो जाएगा सब बल्ब्स को आप रिप्लेस कर। छोटे घर की बात है, लेकिन वो रिप्लेस करने का खर्चा अगर 600 रुपए होगा जो पहले था 2014 के पहले, तो 600 रुपए में किसको अंदाजा है कितने बल्ब बिकते थे भारत में? कल्पना कर सकते हैं, एक साल में साधारणतः 6 लाख बल्ब एक साल में बिकते थे, और वो भी सरकार 100 रुपए सब्सिडी देती थी, उसके बाद 6 लाख बल्ब आफ्टर 100 रुपीज सब्सिडी। इतना महंगा था, जानकारियां भी नहीं थी, कोई सरकार की तरफ से भी मेहनत नहीं थी, पर ये नई शोध थी, किसी ने इन्वेंट किया था। इसका अगर विस्तार हो देश भर में तो कितना लाभ होगा, उसकी फिर हमने कैलकुलेशंस करी, तो ध्यान में आया अगर पूरे देश में एलईडी बल्ब लगा दें पुराने लट्टू के बदले, तो सालाना हम सबके घरों में 2014 की बात है, आज का आंकड़ा तो और बड़ा हो, हमारे घरों में, दुकानों में, फैक्ट्रियों में, जो सरकारी दफ्तरों में जो बिजली लगती है, उसमें सालाना 40,000 करोड़ का बचत हो सकती है अगर हम देश में एलईडी बल्ब लगाएं। पर वो लगाने के लिए अगर 600 रुपए का बल्ब होगा तो वायबल नहीं होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया कि देश में हमें ये प्रोग्राम को घर घर तक पहुंचाना। कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात किसी ने करी ना, तो फिर आप जैसे कोई यंग स्टार्टअप्स के साथ चर्चा करनी शुरू, तब उन्होंने एक एक
विषय में क्या क्या गलतियां हैं, क्या क्या कमियां हैं, वो निकाली। क्यों 600 रुपए? उसका कुछ एलिमेंट तो ऐसा भी था जो इस देश से हमें मिटाने के लिए हम सब लगे हुए हैं कई वर्षों से, और जो मुझे लगता है हर देश का युवा युवती भी चाहता है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत देखे। अब सरकार जो बल्ब खरीदती थी उन दिनों में, वो 310 रुपए का एक बल्ब। मोदी जी ने उसको एकदम ट्रांसपेरेंट प्रोसेस किया और वॉल्यूम्स बढ़ाए, और ये सब्सिडी की बीमारी से खत्म किया इस पूरे प्रोग्राम को। 100 रुपए की सब्सिडी विड्रॉ करना, ये पहला एक्ट था। मैंने साइन की वो फाइल कि आज से 100 रुपए की सब्सिडी मिलेगी, क्योंकि सब वेट करते रहते थे कि 100 रुपए की सब्सिडी मिलेगी तब बल्ब बदलेगा। चिकन एंड एग स्टोरी हो गई। और 6 लाख बल्ब के बदले, मुझे अभी भी याद है, शायद पहला टेंडर 50 लाख बल्ब का, और एक सरकारी कंपनी ने निकाला और राज्यों को कहा कि सिर्फ 10 रुपए लेना जब बल्ब देना हो किसी को, और हर महीने जो सेविंग होती है बल्ब इस्तेमाल करने से, वो भी लगभग 15-20 रुपए सेविंग होती है एक बल्ब के पीछे। कैलकुलेट किया रफली के रात को चलता है, शाम को चलता है, रात को कितने बजे तक चलेगा, महीने में वर्किंग डेज कितना चलेगा, नॉन वर्किंग डेज, लगभग इतना अंदाजा है। तो हमने कहा 10 रुपए अपफ्रंट लेके बल्ब देंगे और 10 रुपए हर महीना लेके 10-12 महीने में 120 रुपए। सबको लगाए तो लॉस का सौदा हो जाएगा, सरकार को कितना बड़ा नुकसान। पर यह नहीं ध्यान है कि जब आप भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था बनाओगे, जब आप ट्रांसपेरेंट बिडिंग करोगे, जब आप वॉल्यूम्स बढ़ाओगे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल लाओगे, जब आप लोगों को सुविधा दोगे कि उसके ऊपर बोझ ना पड़े, उसकी जो बचत है उससे कम पैसा उसको हर महीने देना पड़े। और ये बल्ब तो 5-6-7 साल चलती है, तो 6-8-9 महीने के बाद आपकी बल्ब फ्री हो गया, उसके बाद सेविंग्स आपकी। और इस प्रोग्राम को लगभग मोदी जी ने डिजाइन करके हमको गाइड किया कि, और मैं मानता हूं इस देश का अगर सबसे बड़ा कोई स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर है तो पीएम मोदी है। उनकी सोच हर एक चीज में इसी प्रकार की होती है, नए रूप से सोचो। ट्रेडिशनल थिंकिंग से देश ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, बदलेगा नहीं। जिस प्रकार का देश हम देखना चाहते हैं, युवा देखना चाहते हैं, वो देश ट्रेडिशनल थिंकिंग से नहीं बनेगा। वो देश साधारण सोच और बिजनेस एज यूजुअल जो चल रहा है उसको ही आगे चलाओ। कोई एक पार्टी आएगी बोलेगी मैं इतने रुपए की आपको फायदा करा दूंगा, दूसरी आएगी बोलेगी नहीं मैं और उससे ज्यादा आपको फ्री बिजली बांट दूंगा, फ्री पानी दे दूंगा, वगैरह वगैरह। उस दिशा में अगर हम सोचते रहेंगे तो बजट के हिसाब से थोड़े थोड़े लोग का लाभ करना। लेकिन अगर हमें ट्रांसफॉर्मेटिव थिंकिंग करना तो सोचना पड़ेगा एम्पावर कैसे किया जाए देश के हर नागरिक को एम्पावर कैसे किया। वो सोच लेके निकले। दोस्तों आपको हैरानी होगी, हमने 5 जनवरी 2015 को लॉन्च किया था। लग रहा था 5-7 साल में पूरे देश में एलईडी बल्ब सब जगह रिप्लेस हो गए। आप मानोगे नहीं, लगभग 8-9 महीने के अंदर, 8-9 महीने जब आप भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था बनाते हो और स्केल पे करते हो और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पे ध्यान देते रहते हो, टेक्नोलॉजी कैसे सुधारते हैं, तो हर एलईडी की कंपनी जो सप्लायर्स थी उनसे लगातार मीटिंग करते कि आपको स्केल मिलेगा, सुधारो और टेक्नोलॉजी, लाइट ज्यादा मिले तो 100 वाट का रिप्लेसमेंट 12 के बदले क्या 9 वाट से हो सकता है। चलो 6 वाट नहीं होता है पर 9 वाट से होता है। कंटिन्यूअस टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। और सभी देश के राज्यों को जोड़ा। तब यहाँ दूसरी पार्टी की सरकार, उनको भी समझाया इसके बेनिफिट्स, वो भी जुड़े साथ। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दुकानें नहीं उसकी शुरू की कि उनका मार्क का प्रॉफिट ये वो सब ऐड
तो जहां जहां बिल पे होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स यूज किए। एक दिन मैं प्रधानमंत्री जी के पास कोयले के ऑक्शन की रिपोर्ट देने गया। तभी कोयले का भी बड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट ने, याद है, करीब करीब 2 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार का मामले के ऊपर लगभग 200 कोयले के ब्लॉक्स कैंसिल किए थे, जो दोस्तों रिश्तेदारों को बांटे गए थे बिना कोई प्रोसेस के, बिना कोई ट्रांसपेरेंसी के, बिना कोई ऑक्शन के। उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। हमने उसका ऑक्शन शुरू किया जिससे उसका राजस्व स्टेट को आए और स्टेट के डेवलपमेंट के लिए काम आए। तो उसकी रिपोर्ट देने गया तो पीएम पूछते हैं कितने बल्ब बिके। मैं तो तैयार नहीं था, मुझे मालूम नहीं था, मैं कोई रोज तो देख नहीं रहा था ऐसा, मुझे मालूम नहीं है। देख के मैं बताता हूँ आपको शाम तक, या पता करके आपको बता। और बिक रहे थे पूरे देश में, हजारों स्थान पे, हजारों क्या, मेरे ख्याल से एट वन पॉइंट तो 30-40 हजार जगह, जहां जहां हमें व्यवस्था मिली सरकारी, वहां पे शुरू कर दिया था बांटना। इसे ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे बिठा दिया वापस। मुझे याद है सुबह 9 बजे की बात है, अर्ली मॉर्निंग। इससे अगर सफल करना है प्रोग्राम तो इसके ऊपर निगरानी रखनी पड़ेगी, लोगों को जवाबदेही बनाना पड़ेगा। और मॉनिटरिंग तो ऐसी करनी पड़ेगी कि मिनट मालूम पड़े हो क्या है, किधर कमी है, किधर अच्छा काम हो रहा है। जो अच्छा काम कर रहा है उसको शाबाशी दो, जिसकी कमी है उसको सहूलियत दो, उसको सपोर्ट करो, हेल्प करो आगे जाए। एंड आई टेल यू, आई केम बैक टू माय ऑफिस और आप जैसे कोई यंगस्टर्स को पकड़ा, सरकार ने वो उसका सोल्यूशन निकालने जाते तो पता नहीं कितने दिन लगे। कोई ना कोई स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के यंग बॉयज गर्ल्स को इनवाइट किया, एक हफ्ते के अंदर, विद 1 वीक, दे प्रिपेयर्ड अ ब्यूटीफुल ऐप। मुझे लगता है उसका नाम उजाला था, प्रोग्राम का नाम उजाला था। एक उजाला ऐप था। शुरुआत में तो उस ऐप का ये था कि देश भर में उसका पासवर्ड बांट दिया और जब भी कोई बल्ब किसी को दिया जाता उसको उसमें रजिस्टर कर दे, तो डेटाबेस भी बन गया, कहाँ कहाँ बल्ब डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हो जानकारी कलेक्ट हो गई, संक्रमण हो गया उसका। और हर 1 मिनट में कितने बल्ब, क्योंकि इतने हजारों सेंटर्स में जा रहे थे तो हर मिनट में वो फिगर चेंज होता। बाद में तो लाखों जगह बंटने लग गए, तो हर 1 मिनट में हजारों या लाखों की संख्या से बढ़ता। और सरकार लगभग 30-37 करोड़ बल्ब तक इन्वॉल्व रही। निगरानी एकदम टाइट रही इस ऐप के माध्यम से। फिर ऐप को भी अपग्रेड करते रहे, यहाँ तक कि कोई भी व्यक्ति उस ऐप पे जाके GIS कनेक्ट कर दिया कि आपको यहाँ बैठे हुए दिख जाए कि नियरेस्ट कहाँ जाऊं तो मुझे ये बल्ब मिल सकता है। और उसको गूगल मैप से भी लिंक कर दिया कि वो रास्ता भी बता देगा कि इतने मिनट में ये रास्ते से आप यहाँ जाओ, आपको बल्ब मिलेगा। ये मैं इससे उदाहरण दे रहा हूँ कि स्टार्टअप सिर्फ जरूरी नहीं है कि बिजनेस की सोच होनी चाहिए। मोदी जी ने सरकार में भी स्टार्टअप को इंट्रोड्यूस कर दी है। हमारी सोच भी एक स्टार्टअप के रूप में। और फिर सरकार कितने रुपए में वो बल्ब खरीदने लग गई 6-8-9 महीने बाद, जो 310 रुपए में खरीदती थी। कोई गैस करेगा? 50-60। और कोई वो पहले का जमाना है मैडम। आज आप 300 में ले लो तो कोई आपको लूट रहा है। सरकार ने चौथा या पांचवा जब टेंडर निकाला, फिलिप्स, और फिलिप्स दुनिया की सबसे बड़ी लाइटिंग कंपनी, 38 रुपए में 12 वॉट का बल्ब, 38 रुपीज, 310 से 38। ईमानदार व्यवस्था और अक्लमंदी का, और सरकार का एक पैसा नहीं लगा, देशवासियों का भी कोई नुकसान नहीं हुआ।
60, 70, 80 रुपए में स्टेट्स डिस्ट्रीब्यूट करती थी और 30 रुपए में थोड़ा टैक्स लगता था, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, जो भी ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स है, और बाद में तो और कम हो गया था। कई स्टेट्स ने कुछ बल्ब्स पे और डिस्काउंट देना शुरू। कहने का तात्पर्य ये, आज देश में अगर आप शायद एंटीक वर्ल्ड ढूंढने जाओ, पता नहीं बनारस की क्या स्थिति है, पर आप मुंबई दिल्ली में आज वो लट्टू ढूंढने जाओ तो दुकान में आपको मिलता नहीं है, कोई एंटीक स्टोर में जाना पड़ता है टू गेट दैट। और पूरे देश में ये आज एलईडी रेवोल्यूशन, ये संभावना आप सबके पास, आपके आइडियाज की ये संभावना। 130 करोड़ लोगों का देश, सोचो कितनी बड़ी मार्केट है। आपके एक एक आइडिया की संभावना क्या है। और अभी जो बाहर भी देखते हैं, सम ऑफ द आइडियाज वर फिनोमिनल। हमारे छोटे भाई मित्र को ध्यान में है कि लिथियम चाइना से आता है, हमें उसका रिप्लेसमेंट ढूंढना है, उस पर काम करना। अलग अलग चीजों पे जो मैंने अभी आज काम देखा, एग्रीकल्चर में हमारे फार्मर्स की इनकम बढ़ानी है, उनके जीवन का स्तर सुधारना है, तो वो बनारस बैठे गांव-गांव तक वो करना संभव नहीं है। गांव में जाके एग्रीकल्चरिस्ट को भी एंटरप्रेन्योर बनाना पड़ता है, जिसको शायद एग्रीप्रेन्योर बोलते हैं। ये स्टार्टअप्स की दुनिया की भाषा भी अलग है वैसे। तो मेरा आप सबसे अनुरोध यही है, इसको प्रमोट करिए और लोगों को उत्तेजित करिए, उत्साहित करिए कि हिम्मत दिखाए, हिम्मत जुटाए, नई चीजों को सोचे। हर प्रॉब्लम के पास के सामने कोई ना कोई सिंपल सोल्यूशन होता है। सोचने की जरूरत है प्रॉब्लम की। अभी वो लैंप लाइट किया ना आपने, कई बार आपने देखा होगा लैंप लाइट करने में बहुत दिक्कत होती है, देर लगती है। थोड़ा सा कपूर लगा दो, थोड़ा सा एकदम चिंगारी चल जाएगी। Am I right? बस आप लोगों को भी वो चिंगारी चलानी है। और हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, राजीव जी, अरविंद जी, जो इस इकोसिस्टम के एक प्रकार से पालक है, इनका वो काम सिर्फ वो कपूर वाला ही हो सकता है। बाकी जलना तो उस विक को है और उस तेल से जल, खपना तो हम सबको पड़ेगा जो इस इकोसिस्टम के साथ। लेकिन बड़ा आनंद आया कि बनारस में भी इतना बड़ा इकोसिस्टम है, इतने सारे लोगों को ये प्रोत्साहन मिला है। हर एक की अपनी अपनी इच्छा है, कोई नौकरी करना चाहे जरूर नौकरी करे, कोई सरकार में जुड़ना चाहे जरूर करे। मैं तो चाहूंगा आप में से कोई राजनीति में भी आए, बहुत सख्त जरूरत है हमें राजनीति में अच्छे लोग। लेकिन आप में से जिसको ये चिंगारी जल जाती है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ नई चीज देखनी है, मुझे सोल्यूशन निकालना है। हो सकता है आपको लगे कि लाल वायर्स क्यों यहाँ टंग गई, क्या इसका भी कुछ बेटर तरीका हो सकता है। कुछ भी चीज आपके ध्यान में आएगा। ये पेंटिंग है, ये पेंटिंग तो बड़ी सुंदर है, पर थोड़े दिन बाद ये खराब होने लगेगी, तो इसको एक शायद लैमिनेशन का एक कोटिंग दे दिया तो ये फिर बरसों बरसों चले। कुछ भी आइडियाज हो सकते हैं, गॉड नोस, आई एम नो एक्सपर्ट। पर आप सब ऐसे ही नए आइडियाज के साथ, नई सोच के साथ लगे रहे, कुछ ना कुछ नई चीज निकालते रहे। कई बार पुरानी चीज को सुधारने का भी बहुत स्कोप होता है, कई बार कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस पे भी बहुत स्कोप होता है। तो आप सबसे मेरा आग्रह है कि हिम्मत दिखाइए, हिम्मत से आगे बढ़िए। सफलता अवश्य आई, कई बार जल्दी आती है, कई बार बड़े रूप में आती है, जैसे भाई साहब ने कहा, कई बार समय लगता है। पर हम लगे रहें तो जरूर हम सब सफल होंगे और अपने अपने स्टार्टअप्स को लेके, जैसा किसी ने कहा, समाज की भी सेवा करेंगे, देश की भी सेवा करेंगे, आप में से कुछ लोग विश्व की भी सेवा करेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब Thank you so much, sir. It is a matter of great pride and privilege to get an opportunity for the incubatees to gather here some knowledge from you. I would request